हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। देखिए वैसे तो अब थोड़ा मौसम जो है वो स्टेबलाइज होने लगा है यहाँ पर, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। अब धूप उतनी निकलने लग गई है जितनी गर्मियों में निकलती है, तो अपना ध्यान रखो, धूप से बचना भी ज़रूरी होता है ना। चलिए, तो हर तरीके से इस समय अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। चलिए वीडियो चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं बलों के लिए। इसी के साथ में मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको और करवाए थे। एक न्यूमेरिकल छूट गया था बताना, वो देखेंगे अपन, बाद में कर लेंगे उस सवाल को। सवाल अच्छा है वो, तो वो करेंगे ही करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र, और एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर दो पॉइंट हम कवर करेंगे। पहला, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, मतलब उसकी परिभाषा को डिस्कस करना है, उसके फॉर्मूला को डिस्कस करना है। दूसरा हमारा काम होगा कि अगर एक बहुल आवेशों का निकाय है तो फिर उसमें विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दो टास्क हैं हमारे, है ना। चलिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र। उम्मीद करता हूं वीडियो क्लैरिटी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, आपको कहीं कोई इशू नहीं आएगा। आज सॉफ्टवेयर थोड़ा चेंज किया है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाँ भाई, अब इसमें काम कैसे करेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो ये क्षेत्र होता क्या है, देखो आपने इससे पहले गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ रखा है। अगर 9th की बात करूं तो आपने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ रखा है। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता था, तो हम बोलते थे कि हमारे पास में कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 है, और इसके पास में एक अन्य m2 द्रव्यमान का पिंड भी है। ठीक, तो ये m1 द्रव्यमान वाला पिंड इस m2 को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कब तक भैया, जब तक ये इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा हुआ है। हालांकि गुरुत्वीय क्षेत्र की जो परास है वो अनंत तक होती है, ठीक, बहुत दूर तक होती है, लगने वाला बल कम होता है लेकिन परास बहुत ज्यादा है। तो हम बोलते हैं कि इस m1 द्रव्यमान का खुद का एक क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर किसी पिंड को रख दिया जाए तो वो m1 की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। जैसे सूर्य का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है इतना ज्यादा है कि अन्य सभी ग्रह जो हैं वो उसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये तो भला हो अभिकेंद्रीय बल संतुलित रहता है जिसके कारण वो चक्कर भी लगा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अपन सारे के सारे कहाँ की ओर जाते, सूर्य की ओर जाते और जल करके राख हो जाते। लेकिन वो संतुलित प्रक्रिया है जिसके अंदर वो रोटेशन भी कर रहा है। चलिए, वो बात की बात है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि किसी भी द्रव्यमान का खुद का क्या होता है, एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में वो अपने अन्य पिंडों को क्या करता है, आकर्षित करता है। गुरुत्व में आकर्षण का ही गुण होता है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों चलेगा। तो ये हुआ। अगर आप ऐसा नहीं समझे तो आप इसे मैग्नेट से समझो, चुंबक से ले लो। आपके पास में एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की एक चुंबक है, ठीक है, और इसके पास में लोहे का बुरादा रखो। ठीक है, लोहे का बुरादा रखोगे तो आप देखोगे कि लोहे का बुरादा क्या होगा, चुंबक की ओर आ जाएगा। इस लोहे के बुरादे को थोड़ा सा और दूर रखो, थोड़ा सा और दूर रखो, आप देखेंगे कि ये वापस से कहाँ की ओर आएगा, चुंबक की ओर आएगा। ले भाई साहब, वो और दूर रख दो। अब आप देखोगे कि शायद ये संभव है कि अब ये लोहे का बुरादा जो है वो इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा। क्या पता चला कि इस चुंबक का खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबक का क्या है, खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने किसी अन्य चुंबकीय वस्तु को रख दिया तो देवताओं चुंबक की ओर क्या होगी, आकर्षित होगी। लेकिन अगर वस्तु इसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, इसके एरिया से बाहर है, तो फिर ये कुछ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर ये उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। सेम ऐसा का ऐसा काम होता है विद्युत क्षेत्र में, और ये काम करने वाले कौन है, आवेश है। एक आवेश या फिर आवेशों का निकाय, है ना। इसके चारों ओर भी क्या होता है, खुद का एक क्षेत्र होता है। यहां पर इस चुंबक को हटा दो और इसकी जगह कोई आवेश रख दो, है ना। तो ये आवेश और इस आवेश के चारों ओर भी क्या होगा, एक ऐसा ही क्षेत्र होगा जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश को आपने रख दिया तो भाई साहब वो आवेश या तो इस आवेश से आकर्षित होगा या फिर इस आवेश से प्रतिकर्षित होगा।
ठीक है, वापस से, किसी आवेश के चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र होता है, इसके परित एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आवेश या तो मूल आवेश से आकर्षित होगा या फिर मूल आवेश से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। डिपेंड करता है कि यह आवेश कैसा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आवेश कैसा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, और ये क्यों हुआ, क्योंकि इस आवेश ने क्या बनाया, खुद का एक फील्ड बना लिया, खुद का एक क्षेत्र बना लिया जहां पे इस आवेश का अधिपत्य है, अधिकार है, अधिकार क्षेत्र। जैसे राजा का क्षेत्र हुआ करता था ना कि भाई साहब ये साम्राज्य मेरा है, ठीक है, तो यहां पर मैं जो भी बोलूंगा वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सेम ऐसा ही है, ये आवेश है, ये आवेश का साम्राज्य है। ठीक है, ये आवेश का क्या है, साम्राज्य, ये आवेश का देश है, और इस देश में इस आवेश की चलेगी भाई साहब। ठीक है, और तुम्हें इस आवेश के कारण काम करना ही पड़ेगा, बल महसूस करना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो इस आवेश का जो देश है उसी को ही हमने क्या कह दिया बच्चों, विद्युत क्षेत्र कह दिया। बात समझ में आ गई कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, जहां तक वह आवेश अन्य आवेशों पर क्या लगा सकता है, बल लगा सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अन्य आवेश को रखने पर वह अन्य आवेश जो है क्या कर सकता है, बल को अनुभव कर सकता है। वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है, ये संभव है। ठीक है, बात समझ में क्लियर है ये बात। तो विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में क्या है, एक क्षेत्र है, और ये एक वास्तविक क्षेत्र है बच्चों। चलिए तो फिर काम करते हैं इसकी परिभाषा से। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। मैंने गुरुत्वीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इसलिए यूज किया क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र आपने 9th में पढ़ा है और चुंबकीय क्षेत्र आपने 10th में पढ़ा है। इन दोनों ही चीजों से आप अवगत हैं, आप जानते हैं इन दोनों चीजों को, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप विद्युत क्षेत्र को भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो काम करते हैं, हमारी परिभाषा लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि विद्युत क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। ठीक, तो हमने क्या लिखना है वो समझिए कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह के परितः वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल अनुभव करता है, क्या कहलाता है, उस आवेश अथवा आवेशों के समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लो भी देवता हूं, लाइट गई। और ये ध्यान में रखिए कि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, ये सदिश राशि है। और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो हमने सिर्फ परिभाषा दी है। ठीक है, जैसे न्यूटन का प्रथम नियम सिर्फ बल को परिभाषित करता है कि बल है क्या, और द्वितीय नियम क्या करता है, बल का परिमाण निकालता है। ऐसे ही हमने अभी तक सिर्फ विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का परिमाण नहीं निकाला। तो जब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के परिमाण की, तो उसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र प्रबल है या फिर दुर्बल है, ज्यादा है या फिर कम है, इसे हम किससे समझेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से समझेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है,
ये बात ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सदिश राशि है। जिसकी प्रबलता या परिमाण आप लिख सकते हैं को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम संख्यात्मक मान के ऊपर और गौर करेंगे कि वास्तविकता के अंदर ये कितना प्रबल है। अगर संख्या कम है तो फिर दुर्बल होगा, अगर संख्या ज़्यादा है तो फिर ये प्रबल होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हमारे पास में कोई Q आवेश है और इसका खुद का एक क्या है? क्षेत्र है। लेट्स सपोज करो ये इसका क्षेत्र है, ठीक है। और इसके क्षेत्र में यदि किसी अन्य आवेश को रख दिया जाए, कोई धनात्मक आवेश ही मान लो, स्मॉल q हमने मान लिया या Q नॉट मान लो, ठीक है। इस आवेश को हमने रख दिया तो ये वाला आवेश भी धनात्मक है, ये वाला आवेश भी धनात्मक है। इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, ऐसा प्रतिकर्षित बल, ठीक है। अब यदि यही आवेश जो आपने आवेश लिया जिसके ऊपर आप बल देख रहे हैं, यही आवेश कैसा हो? एकांक परिमाण का हो या इकाई परिमाण का हो। कैसा हो बच्चों? इकाई परिमाण का हो। तो किसी इकाई परिमाण के परीक्षण आवेश पर ये मूलावेश जितना बल लगा रहा है वही बल वास्तविकता में क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वापस से सुन लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में इस आवेश का ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एकांक परिमाण का धनात्मक परीक्षण आवेश जितना बल अनुभव करता है, जितना बल अनुभव करता है वही बल वास्तविकता में क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमने बोला कि Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना? F। तो एकांक परिमाण के आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? F बटा Q नॉट। बताओ ऐसा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना हुआ? F बटा Q नॉट। यही वास्तविकता में देखा जाए तो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये विद्युत क्षेत्र है। अभी मैं परिमाण में काम कर रहा हूं, दिशा बाद में लिखेंगे। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला पता चला, F डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट कौन सा? जिस आवेश पर आप बल देख रहे हैं वो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। मूल आवेश नहीं भैया, पता चले तुम मूल आवेश बना दो इस Q नॉट को, नहीं, मूल आवेश नहीं है। जो आवेश बल अनुभव कर रहा है वो है ये, ठीक है। और वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र देखने के लिए ये जो Q नॉट है ना देवताओं, बहुत कम होना चाहिए। Q नॉट क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। बताओ क्यों? ऐसा क्यों भाई? हम इस Q नॉट को बहुत कम क्यों बोल रहे हैं, नगण्य क्यों बोल रहे हैं? रीजन है बच्चों, कोई भी आवेश होगा उस आवेश का क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो भाई इसका विद्युत क्षेत्र है तो ये भी तो एक आवेश है, इसका भी तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। बात समझ में आई? अगर ये आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र है, तो बेचारा ये भी तो आवेश ही है, इसके प्रभाव को क्यों मान रहे हो भाई? इसको प्रभाव को क्यों हटा रहे हो? तो ये भी खुद का क्या बनाएगा? एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो एक इसका विद्युत क्षेत्र, एक इसका विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे तो आप निश्चित तौर पे ज्ञात ही नहीं कर पाए कि इस मूलावेश का विद्युत क्षेत्र कितना था, ठीक है। हमें तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इन दोनों आवेश के कारण सम्मिलित विद्युत क्षेत्र की गणना नहीं करनी। तो फिर हमने क्या किया? हमने एक सिंपल सी थ्योरी बना दी कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा है और इसकी तुलना में अगर इसको देखें तो ये तो नगण्य है, गया बीता है, कि इसका होना न होना बराबर हो गया, ठीक है। बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो परीक्षण आवेश आप ले रहे हैं ये परिमाण में अत्यल्प होना चाहिए ताकि इसके स्वयं के विद्युत क्षेत्र को नगण्य माना जा सके, ठीक है। परीक्षण आवेश को स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है ये मान करके हम काम करते हैं। बात समझ रहे हैं? या फिर ये इतना कम है कि ये इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रहा।
दूसरा तरीका क्या है, या तो इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं है ऐसा लिखो, या फिर ऐसा लिखो कि इसका विद्युत क्षेत्र इतना नगण्य है या ये परिमाण में इतना कम है कि यह वास्तविकता में मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, ये चीज समझने लायक है। बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको अपन लिखेंगे अच्छे तरीके से। रुकिए, चलिए तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस करते हैं। क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई धनावेशित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये भूलना नहीं है, ये वर्ड ध्यान में रखिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होगा वो समझिए बच्चों। तो हमने बोला यहाँ पर मैं एक छोटा सा निकाय बना देता हूँ, एक मूल आवेश Q बनाया अपन ने, है ना, और इस Q आवेश के कारण यहाँ पर इससे R दूरी पर कोई आवेश है, Q0 आवेश। ठीक, और इस Q आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना है? F है, या फिर आप FE भी लिख सकते हैं, वैद्युत बल लिख सकते हैं इसे। ठीक, तो अब हम इसे कैसे समझेंगे वो समझिए बच्चों। हमारा लिखने का तरीका क्या होगा? तो हमने बोला माना मूल आवेश कैपिटल Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, लगने वाला बल F है। अतः परिभाषा अनुसार एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। यही तो हम बोल रहे हैं कि अगर Q0 पर F बल लग रहा है तो एकांक वाले पर कितना लगेगा? F डिवाइडेड बाई Q0, और इसे लिखा जाएगा E बराबर F डिवाइडेड बाय Q0। सदिश रूप में अगर मैं लिखूं, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है, तो हमने लिखा सदिश रूप में आप इसे लिखेंगे E सदिश बराबर होगा। अब यहाँ पे आवेश तो सदिश नहीं है, तो फिर कौन है भाई देवताओं? F है सदिश, और उसमें किसका भाग लगेगा? Q0 का। तो E सदिश बराबर क्या होगा? F सदिश बटा Q0। ये फॉर्मूला उतार लो।
फाइनली जो हम फॉर्मूले की बात करेंगे, अभी एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा तरीके का फॉर्मूला है जो विद्युत क्षेत्र को अच्छे से समझाएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए उतारो फिर काम करते हैं, ठीक है? जल्दी से उतारो, मैं वीडियो क्लैरिटी देख लेता हूँ कैसी आ रही है। ओके, अभी तक तो ठीक ही काम चल रहा है, मेरे हिसाब से सभी को सही दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, इस चीज को जल्दी से उतार लीजिए। हो गया? चलो अब काम करते हैं। अब हम इसका एक ऐसा फॉर्मूला लिख रहे हैं जो कि वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र को सही परिभाषित करने के लिए सक्षम है। क्या भाई? हम लिखेंगे यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि Q0 आवेश का परिमाण इतना कम होना चाहिए कि यह मूल विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रभावित ना करे, अतः हम विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में ऐसा लिखा करते हैं, ई सदिश बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F सदिश डिवाइडेड बाय Q0। वास्तविकता में ये फॉर्मूला है, ठीक? ये पूछता है कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, Q0 टेंड्स टू, ये जो एरो का निशान है ये बता रहा है TENDS, अग्रसर, ठीक है? लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 क्या प्रदर्शित करता है? यहां यह प्रदर्शित करता है कि परीक्षण आवेश Q0 का परिमाण इतना कम है कि वह मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। ये सवाल आता है बच्चों, ठीक है? ये ध्यान में रखने लायक बात है भैया, दिमाग में रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। डन है ये? डन। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे का। इसका मात्रक और इसकी विमा अभी बाकी है विद्युत क्षेत्र की। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लो या फिर विद्युत क्षेत्र लिख लो, बात एक ही है। जब आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वहां सामान्यतः विद्युत क्षेत्र ही लिखा हुआ होगा, ई बराबर हम विद्युत क्षेत्र ही लिखते हैं। बस ये ध्यान में रखिए कि ई लिखने का तात्पर्य हमारा इतना था कि हम परिमाण को भी लिख सकें, ठीक है? सदिश राशि है ये तो पता है, लेकिन इसका परिमाण कितना है ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से समझ लिया कि ये ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक? चलो अब काम करो कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका मात्रक क्या है, तो हमने लिखा मात्रक। मात्रक देखिए, तो आप ऊपर देख रहे हैं बल है, नीचे देख रहे हैं आवेश है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, दोनों ही कैपिटल में है। किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ध्यान में रखिएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। इसके दो मात्रक हम जनरली यूज करते हैं, मैं दोनों मात्रक लिख देता हूं, आगे वाला मात्रक आपको आगे पता चल जाएगा। एक है न्यूटन प्रति कूलाम और एक है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट कैपिटल वी है और मीटर छोटा है भाई, ये ध्यान रखना, ये दो मात्रक हैं इसके।
हम अभी तो न्यूटन पर कूलाम पे ही काम कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, चलिए अब इसकी विमा देखो कि इसकी विमा क्या आएगी। विद्युत क्षेत्र की विमा क्या है, तो ऊपर बल की विमा लिखो। बल की विमा सभी को याद होनी चाहिए, m1 L1 T-2, और नीचे आवेश की विमा A1 T1। आवेश की विमा यही तो होती है, हमने सॉल्व किया इस चीज को। तो फाइनली जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है m1 L1 T-3 और A-1। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है। ये विद्युत क्षेत्र की विमा है भैया, ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की विमा है। दिमाग में रह जाएगा, क्लियर है ये बात। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की विमा एक ही चीज है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा भी एक ही चीज है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को भी हमें उतारना है। आगे हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखिए क्या होता है ये। तो जब हम बात कर रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब ये सिंपल सी चीज़ है, क्या है भाई वो देखो। हमने माना कि यहाँ पर हमारे पास में एक आवेश है जो कि Q है, मूल आवेश। इससे स्मॉल r दूरी पर एक और आवेश है Q0, जिसे हमने परीक्षण आवेश माना था। और ये कैपिटल Q आवेश इस Q0 आवेश पर एक बल लगाता है। वो बल क्या है बच्चों, F है। आप FE भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये बल कितना हुआ पहले तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बोला कि Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो ये कितना होगा, हमने लिखा F इज इक्वल्स टू कितना भाई, K, पहला आवेश कैपिटल Q, दूसरा आवेश Q0 डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग। बताओ भाई यही लिखते हैं क्या। और अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैं F लिखूं और फिर यहाँ पर क्या लगा दूं, R कैप। ऐसी है बल की दिशा। ठीक है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सदिश रूप में, अगर परिमाण लिखता तो फिर ऊपर से ये हटा देता मैं और ये R कैप हटा देता, यही तो होगा। चलिए अब मेरे को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमने क्या करना है, तो हमने बोला विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, की परिभाषा से। बताओ भाई परिभाषा में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था E सदिश बराबर होता है F सदिश डिवाइडेड बाय Q0, यही लिखा था मैंने तो। ठीक है, F सदिश कितना, K कैपिटल Q स्मॉल Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है R कैप। डन। और उसमें किसका भाग लगाया रे देवताओं, Q0 का। ये लो Q0 से Q0 की रामायण खत्म। ठीक है, क्या बच गया, वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण होता है K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर है R कैप। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या। और अगर निर्वात में हो तो K का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम में हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। ये याद रख लेना, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
r दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कैपिटल क्यू है, कौन सा, मूल आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। जल्दी से उतारो फिर अपन काम करते हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है अपना। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। वैसे मैं चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही हम आज पूरा खत्म कर लें, ताकि मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। अभी इस चीज को समझते हैं, इसके एक आध छोटे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। तो अभी इसको उतारो जल्दी से। ये डन है देवताओं? चलिए आगे चलते हैं। अभी इसी फॉर्मूले को परिमाण में भी मैं लिखूंगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र कभी भी इस परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र का परीक्षण आवेश से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज सदैव ध्यान में रखो। चलो अभी इसी पॉइंट के अंदर काम कर रहा हूं। ये पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर देखिए, परिमाण में इसे लिखा जाएगा E बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही है, आर कैप हटा दीजिए। चलिए आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में ये जो विद्युत क्षेत्र है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, इस चीज को हमेशा गांठ बांध के रखनी है। यहाँ पर एक ग्राफ है इन दोनों के बीच में। आप चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ मैं साइड में बना देता हूँ, अदरवाइज आप बड़ा ग्राफ बना लीजिएगा। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच का ग्राफ कैसा जाता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। सदैव ध्यान रखो ऐसा। हाँ, कैपिटल क्यू चार्ज के साथ में देखूं तो फिर सीरियली देख सकते हो, या फिर इसका एक और ग्राफ देखा जाता है। इसका एक और ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r स्क्वायर का, 1/r स्क्वायर का। तो आप देखो 1/r स्क्वायर की तो समानुपाती है, तो 1/r स्क्वायर की समानुपाती है, तो फिर ऐसा ग्राफ। ठीक है, लेकिन अगर r आ जाए या फिर वहां r स्क्वायर हो तो फिर ग्राफ ऐसा ही जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती वाला। ठीक है, इस चीज को सदैव ध्यान में रखना है। दूसरा, अब हम काम करते हैं निर्वात में और माध्यम में। तो हम बोलेंगे कि निर्वात हेतु, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो निर्वात में होता है E0 लिख देता हूं और K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान यही होता है, Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखिए, ये निर्वात में काम। लेकिन अगर यही माध्यम में काम होता तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र कैसा होता बच्चों, तो हम बोलते माध्यम में ई मीडियम लिखते और एप्सिलॉन नॉट के साथ में एक और रामायण जुड़ जाती, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो चलेगा ही चलेगा। गौर कीजिए, वास्तविकता में माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, निर्वात का जो विद्युत क्षेत्र है ना, उसमें किसका भाग लग रहा है, एप्सिलॉन आर का। बताओ भाई, माध्यम में विद्युत क्षेत्र घटा या बढ़ा, घट गया। ठीक है, जैसे ही आप किसी आवेश के चारों ओर माध्यम रख देते हैं तो फिर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात के विद्युत क्षेत्र से घट जाता है, निर्वात के विद्युत क्षेत्र से घट जाता है या कम हो जाता है। कितना, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखने लायक बात। डन हुआ। चलिए अभी तो आगे और है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र को हम बोल रहे हैं सदिश राशि। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी है नहीं है,
ये तो लिखी ही नहीं अपन ने, ये भी तो आनी चाहिए ना। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उसमें जो धनात्मक परीक्षण आवेश आपने रखा है ना, उस पे जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ध्यान में रखना, ठीक है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा कि धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, अगर कोई पूछ ले तो। ठीक है, चलो लिखते हैं हम इस चीज को। ये मोस्ट है, हालांकि सारी चीजें ही मोस्ट है, लेकिन ये हम बहुत तरीके से समझने के लिए लिख रहे हैं कि धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, अब ये कैसे भाई समझना, मैं एक आपको सिंपल सा बता रहा हूं। ये ऐसा विद्युत क्षेत्र मैं बता रहा हूं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो आपने कभी बताया नहीं। बच्चों ये चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉइंट के अंदर मैं उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूं। विद्युत बल रेखाएं भी होती है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। और ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं। और विद्युत बल रेखाएं प्लस से कहाँ की ओर जाती है, माइनस की ओर। तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा भी प्लस से माइनस की ओर मानते हैं। ठीक, जब आप न्यूमेरिकल करें तो अपने दिमाग में दो चीजें रखें। क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से कहाँ की ओर, माइनस की ओर होती है, एक। दूसरी, विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जहां पर धनात्मक परीक्षण आवेश क्या करता है, बल महसूस करता है। ठीक है, तो अब मैं अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई प्लस का आवेश रख दूं, क्यू आवेश रख दूं, तो ये क्या करेगा, कहां की ओर भागेगा, सीधी सी बात है माइनस की ओर। तो ये ऐसा जाएगा यू। गौर कीजिए, मैं यही तो बोल रहा हूं कि धनात्मक परीक्षण आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। वही किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये बल कितना, F। सदिश रूप में लिखूं क्या, ऐसा लिखूंगा। फिर ये क्या होगा, तो Q और यहां पर E सदिश लिखूंगा। क्लियर। जबकि अगर कोई माइनस का आवेश होता, माइनस का Q होता, तो वो कहां की ओर भागता भाई, प्लस की ओर भागता। तो ये ऐसा जाएगा। ध्यान में रखिए, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कौन भागता है, माइनस का आवेश भागता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कौन भागेगा, माइनस का आवेश भागेगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन भागेगा, प्लस का आवेश भागेगा। तो इस पे भी लगने वाला बल F ही है, लेकिन इसे हम लिखेंगे माइनस का QE सदिश। अब ये माइनस इस माइनस Q के लिए नहीं, ये बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहे हो भैया। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, आप ऐसा बल अनुभव कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस लगा है। ये बात ध्यान में रखना। सदिश राशियों में माइनस क्या प्रदर्शित करता है, सदिश राशियों में माइनस ये प्रदर्शित करता है कि जिन दो सदिश राशियों के बीच में आप संबंध लिख रहे हैं वो दोनों विपरीत सदिश है। कैसे सदिश है, विपरीत सदिश। इसकी दिशा और इसकी दिशा अलग अलग है, बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग है। देखो, विद्युत क्षेत्र ऐसा, बल ऐसा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये सदिश राशियों का भी कॉन्सेप्ट है ना। तो ध्यान में रखिए, प्लस का आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस का आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाता है। क्लियर है ये बात। अतः धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल अनुभव करते हैं।
ठीक है। और ये बल कितना होता है, देखो मैंने F बराबर QE लिखा। आप बोलोगे सर ये कहाँ से लेकर के आ गए भैया आप, ये बल कहाँ से लेकर के आए? तो हमने बोला इस Q पर देख रहा हूँ ना मैं बल, ठीक, ये Q पर देखा गया बल कैसे लिखा जाएगा वो समझिए आप। जब आप F इज टू क्या लिखते हो, K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही तो है। मैंने बोला ये KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और Q नॉट पर बल लग रहा था तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, Q नॉट से। तो Q नॉट पर लगने वाला बल क्या हुआ, Q नॉट इंटू E, यही तो हुआ। F बराबर क्या हुआ, Q नॉट इंटू E। तो अगर Q पर मैं बल देखूंगा तो Q पर बल क्या होगा, Q इंटू E। माइनस Q पे देखूंगा तो माइनस का Q इंटू E। ठीक है, बात समझ में आ गई। बल फॉर्मूला क्या हो गया, वैद्युत बल का फॉर्मूला ध्यान में रखिए QE होता है। क्या होता है वैद्युत बल का फॉर्मूला, QE होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और ये बल कितना है, विद्युत बल मैं लिख देता हूं, आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है F। और F बराबर कितना होता है, QE होता है। ध्यान में रखिए F बराबर क्या, QE। ये उतार लीजिएगा। चलो जल्दी से उतारो, जल्दी से इस चीज को उतारो, फिर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। जल्दी से इस चीज को उतारिए, फिर थोड़ा सा और काम करते हैं। यहां तक मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डन है देवताओं, आगे करें। चलिए, अब ये कोई जरूरी है क्या बच्चों कि विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस के कैपिटल Q आवेश के कारण ही हो, माइनस के आवेश के कारण भी तो हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसे फिर हम सदिश रूप में देखेंगे। कैसे, वो देखो। मैं कोई थ्योरी की लाइन नहीं लिखाऊंगा क्योंकि एग्जैक्टली वो पूछा भी नहीं जाता। एक डायग्राम से हम उस चीज को लिखने की कोशिश करेंगे। क्या भाई, वो समझिए। तो यहां पर स्टार लगा करके लिख लीजिएगा। एक और चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने बोला कि हमारे पास में कैपिटल Q आवेश है, इससे R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है Q नॉट। तो Q नॉट पर इस कैपिटल Q के कारण जो लगने वाला बल है वो F इस तरफ है। सिंपल सा है, सभी को पता है, ठीक। अब मैं जब विद्युत क्षेत्र की बात करता हूं समझिएगा, अगर ये प्लस का Q है और इस प्लस के Q के कारण उस R दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर बच्चों, R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P होता, तो P पर विद्युत क्षेत्र कितना होता। विद्युत क्षेत्र होने के लिए इस बिंदु पर आवेश होना कोई जरूरी नहीं होता। हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, एकांक परिमाण का आवेश है, मतलब हम मान लेते हैं कि Q नॉट बराबर 1 मान लो, ठीक है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ये ऐसा होगा, आउटवर्ड। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ऐसा। प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा बहिर्मुख होता है। कैसा होता है, बहिर्मुखी, बाहर की ओर उन्मुख होता है, ठीक है। कैसा होता है बच्चों, बाहर की ओर उन्मुख होता है। और ये विद्युत क्षेत्र हम कैसा देखते, E सदिश बराबर लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और मैं यहां पर लिखता R कैप, वो भी कैसा, प्लस का भैया, बहिर्मुखी, ठीक है। जबकि अगर यही मूल आवेश कैसा हो, माइनस का हो, वापस से आपको R दूरी पर ही कोई P पॉइंट देखना है। ये दूरी अभी भी कितनी है, R ही है, ठीक। और इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र देखोगे तो माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा होता है, अंदर की ओर अंतर्मुखी होता है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। वीडियो रिकॉर्डिंग ही रुक गई और ये जो सामने सवाल दिख रहा है आपको, मैं ये करवा चुका था तब तक। चलिए वापस से समझिए। ये मैं समझा रहा था कि अगर माइनस का आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत हो गई है इसकी दिशा के,
ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई धनात्मक परीक्षण आवेश होता, कैसा धनात्मक परीक्षण आवेश, तो प्लस का आवेश माइनस के कारण आकर्षित तो होता, तो इस तरफ बल अनुभव करता, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये देखी गई। बात समझ रहे हो क्यों क्या हो रहा है काम। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में क्या लिखता, तो मैं लिखता E सदिश बराबर, समझना, 1/4πε0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R²। परिमाण में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, परिमाण वैसा का वैसा है। ठीक, आपको दिशा ही तो चेंज करनी है, तो आर कैप लगाओ और उसके साइड में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस का आर कैप। पता चल गया भैया कि विद्युत क्षेत्र माइनस के आवेश के कारण देखा गया, या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, ऐसा आप कह सकते हैं। दो तरीके से इसे समझा गया। ठीक, तो ये समझिए कि कोई भी प्लस का आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बहिर्मुखी होता है, प्रतिकर्षित करता हुआ होता है, ये ध्यान रखो। जबकि माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आकर्षित करती हुई दिशा को हम देखते हैं। ये सिंपल सा दिमाग में रख लीजिए। प्लस के आवेश के कारण बाहर की ओर जाता हुआ विद्युत क्षेत्र, माइनस के आवेश के कारण उसी की ओर आता हुआ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। लिखने का तरीका, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, दिशा को ही माइनस और प्लस से देख लो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र प्लस का था, प्लस में, माइनस में, माइनस में। ठीक है, चलिए इसको समझाने के लिए, मतलब विद्युत क्षेत्र की रामायण को समझाने के लिए एक सवाल मैंने सॉल्व किया था, जिसे वापस से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है वो, देखिए सवाल देखो क्या है कि 2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। पहले इस सवाल को यहीं तक ही काम करो। आपको एक सिंपल सा सवाल दिया हुआ है कि मूल आवेश कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि मूल आवेश कौन सा है। मूल आवेश कौन सा है, 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, फिर कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र देखना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहले तो 2 माइक्रोकुलाम को समझो। 2 माइक्रोकुलाम होता है 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये कुलाम। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻⁻2 मीटर, जिसे मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻1 मीटर। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? ध्यान में रखिए, SI पद्धति में ही काम करना है हमें, है ना। चलिए, तो ये हमारे पास में डेटा आ गया। बताओ भाई, मैं विद्युत क्षेत्र निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकते हैं। क्या भाई, KQ डिवाइडेड बाय R²। क्या, KQ डिवाइडेड बाय R²। आप बोलोगे सर 1/4πε0 क्यों नहीं लिख रहे हो? लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये वो ऐसा ही लिख करके सॉल्व कर रहा है, इसलिए बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी निर्वात आए ना बच्चों, इसकी जगह आप के ही यूज करो। माध्यम आ जाए तो फिर यहां पर आ जाओ, माध्यम आ जाए तो ठीक है, लेकिन निर्वात आए ना तो आप हमेशा यही यूज करो, इससे आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलिए काम करते हैं। क्या भैया, तो विद्युत क्षेत्र E = होगा K, मतलब 9 × 10⁻⁹। K का मान तो याद ही रखोगे भाई। कैपिटल Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R², 10⁻⁻1 का वर्ग, 10⁻⁻1 का वर्ग। क्या होगा, E बराबर होगा 9 दूनी 18 × 10⁻³ भाग 10⁻⁻2, यही होगा। ऊपर लेकर के जाओ, ये हो जाएगा 18 × 10⁻5, जहां तक मेरा विचार है। मात्रक बताओ भाई, मात्रक क्या लगाएंगे, न्यूटन प्रति कूलम। क्या लगाएंगे, न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र है। पहला सवाल सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यदि उस बिंदु पर मतलब 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, तो ये समझिए कुछ रामायण ऐसी बोल रहा है। एक मूल आवेश Q, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है, लेट्स सपोज कीजिए P, और उस बिंदु पर कितना आवेश है, 2 नैनोकुलाम का। ठीक है, ये कैपिटल Q है, 2 माइक्रोकुलाम है। ये कितना है, 2 नैनोकुलाम। नैनोकुलाम का आवेश स्थित हो तो इस 2 नैनोकुलाम के आवेश पर लगने वाले बल की गणना करो। इस पर कितना बल लग रहा है, बहुत सिंपल है। पहला तो दोनों प्लस के थे तो बल तो ऐसा लगेगा। ठीक है, और ये बल F किसी भी आवेश पर कितना होता है, Q × E। लेट्स सपोज कीजिए मैं इसको Q मान लेता हूं, तो फिर QE सही बैठेगा। अगर मैं इसको Q0 लिख दूं तो फिर मैं यहां पर Q0 × E लिखूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अरे बल ऐसा ही निकालता ना, किसी आवेश पे लगने वाला बल, तो वो आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, जिस आवेश पे बल लग रहा है वो गुणा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कौन सा आवेश है? 2 नैनो कूलाम का, 2 नैनो 10 की घात -9 बच्चों, 10 की घात -9। और विद्युत क्षेत्र भी थोड़ी देर पहले निकाला अपन ने, 18 गुणा 10 की घात 5। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए 18 दूना 36 होता है, और ये हुआ 10 की घात -4। ठीक है, 10 की घात -4, और यहाँ पे मात्रा क्या आएगा? न्यूटन। बल पता चला? क्लियर? डन। चलिए, मैं यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहा था वो समझिए। मैं आपको ये बता रहा था कि 2 माइक्रोकूलम आवेश परिमाण में कम है, और इसके कारण इतनी दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र देखिए बच्चों, बताओ ज़्यादा है या कम है? बताओ, बहुत ज़्यादा है। 18 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम, वाकई में विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सोचिए कि एक कम परिमाण का आवेश भी एक अच्छा खासा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिए। आप ये सोचें कि भैया बड़ा आवेश लेंगे तब जाके विद्युत क्षेत्र बड़ा होगा, नहीं भैया, छोटा आवेश भी अच्छे परिमाण का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। नो डाउट कि मैं यहाँ पे ज्यादा आवेश लेता तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होता, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम परिमाण के आवेश बहुत कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कम परिमाण के आवेश भी अच्छा खासा परिमाण में अच्छा खासा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एक लॉजिक की बात है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ये डन हुआ, क्लियर हुआ। चलिए, उम्मीद करता हूँ वापस से वीडियो रुक नहीं गया हो, इसको उतार लीजिए, देख लेता हूँ मैं एक बार के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए ना, बहुत दुख होता है। चलिए उतारो इस चीज को, जल्दी से उतारो बच्चों। एक सवाल और देख लेते हैं, इसके आगे नहीं देखेंगे ना। हो गया, ये तो सिंपल सा सवाल था। ओके, मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। सवाल क्या है? इतना आवेश पर इतना बल लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट वाले वीडियो में खतरनाक सवाल करने वाले हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन उठाएंगे। आप कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन भी उठाएंगे जो कि अतिरिक्त में है। एनसीईआरटी में अतिरिक्त में भी सवाल है ना, वो सवाल भी हम करने की कोशिश करेंगे, और सिंपल होंगे। आप बोलोगे कि सर ये तो अतिरिक्त में दे रखा है, हायर थिंकिंग क्वेश्चन, और इतना सिंपल है। बच्चों, सवाल सिंपल ही होता है, बस हमारा लॉजिक जो है वो उसके साथ में एडजस्ट हो जाना चाहिए। हमारा लॉजिक अगर बैठ गया तो सवाल तो जाना कहाँ है ना। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल फॉर्मूला, और काम खत्म। चलिए, एक सवाल जो मैं देख पा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। छोटा सा सवाल है कि 5 गुणा 10 की घात -4, 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम, लिख लीजिएगा इसे, कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन, इतना ही लिखा हुआ है, हाँ, न्यूटन बल कार्य करता है। ठीक है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बताओ भाई, कर सकते हैं नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो आसानी से हो गया। क्या भाई, इस आवेश पर इतना बल लगता है, तो ये आवेश हमने माना Q, और कितना है 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। कितना बल लग रहा है इस आवेश पर? F बल 2.25 न्यूटन बल लग रहा है। बताओ भाई, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? हुआ नहीं हुआ? F डिवाइडेड बाई Q कर सकता हूं क्या? इस आवेश पे तो लग रहा था बल। F इज टू क्यू ई लिखोगे आप, तो E बराबर F बटा क्यू भी लिखो। कितना होगा? 2.25 है ना, बटा 5 गुणा 10 की घात -4। भाई ऊपर ले जाओ,
प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये 2.25 भाग 5 गुणा 10 की घात प्लस का 4, ठीक है। फिर 25 चौका 100, 25 चौके 100, 25 कहाँ लेकर के आ रहा हूँ, 5 आएगा ना, 5 चौका 20, 0.4, 2 आया 25 गुणा 10 की घात 4, क्या विद्युत क्षेत्र है ना न्यूटन पर कूलम, यही होगा क्या? आप इसे 45 गुणा 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया मेरे हिसाब से। कोई भी न्यूमेरिकल करते हुए एंड में मात्रक कभी नहीं भूलना है। ये आपको 10वीं में बहुत बार सिखाया होगा। हर बार टीचर यही बोलता है, मैथमेटिक्स वाले टीचर तो ये बोलते हैं मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब मत भूल जाना, नहीं तो आयतन क्षेत्रफल सब खराब हो जाएगा निकाला हुआ। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है बच्चों, है ना, ये मात्रक नहीं भूलने होते हमें। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, और हो सके जितना अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप में इन्हें शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।